हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। इन वीडियो सीरीज़ में हम इम्यूनोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हैं। इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स हमने डिस्कस कर लिए थे। पिछले वीडियो लेक्चर में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, सेल्स ऑफ इम्यूनिटी। मतलब इम्यूनिटी में या इम्यून सिस्टम में जो भी सेल्स यूज़ आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो पिछले वीडियो लेक्चर में जो इम्यूनोलॉजी से रिलेटेड जो पिछला वीडियो लेक्चर था उसमें हमने देखा था जो ओरिजिनेशन है, ओरिजिनेशन या फिर जिसको अपन ने बोला था फॉर्मेशन, ओरिजिनेशन या फॉर्मेशन ऑफ इम्यून सेल्स, इनके बारे में हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि ओरिजिनेट कहाँ से करते हैं, फॉर्म कैसे करते हैं। हमने पढ़ा था स्टेम सेल्स के बारे में कि स्टेम सेल से, बोन मैरो से, ये सारे के सारे ब्लड सेल्स जो हैं, साथ ही साथ जितने भी ब्लड सेल्स हैं, आरबीसी हो, डब्ल्यूबीसी हो या प्लेटलेट्स हो, सब वहीं से फॉर्म करते हैं, वहीं से ओरिजिनेट होते हैं। ओके, तो इसके बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया। आज का जो वीडियो होगा स्पेसिफिक हम एक इम्यून सेल के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज़ मैक्रोफेजेस या मैक्रोफेज। ओके, सो अपन स्टार्ट करते हैं मैक्रोफेज के बारे में। मैक्रोफेज के बारे में ये चीज़ तो आपको ऑलरेडी पता होगी कि ये एक फैगोसाइटिक सेल है। फैगोसाइटिक सेल है, इस बारे में तो कोई कन्फ्यूज़न नहीं है कि फैगोसाइटिक सेल किसको बोलते हैं। मैक्रोफेज एक फैगोसाइटिक सेल है, इसके बारे में तो किसी को कोई कन्फ्यूज़न नहीं है क्योंकि ये फैगोसाइट करता है, जो भी फॉरेन पार्टिकल आते हैं उनको इनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है उनको, ताकि अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स है उससे इंटरेक्ट करवा के इन फॉरेन पार्टिकल्स को किल किया जा सके। ओके, फैगोसाइटिक सेल मतलब इनगल्फ फॉरेन पार्टिकल, फॉरेन मॉलिक्यूल्स, फॉरेन मॉलिक्यूल्स या फॉरेन पैथोजन, आप कुछ भी बोल सकते हो, उनको इनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है। ओके, दैट्स वाई इट इज़ फैगोसाइटिक सेल। उसके बाद अपन बोलते हैं कि ये जो फैगोसाइटिक सेल है ये कई चीज़ों में रिस्पॉन्सिबल होता है, कई कामों में ये फंक्शन करता है। जैसे कि जो फॉरेन पार्टिकल है उनको डिटेक्ट करना, डिटेक्ट करने के बाद उनको इनगल्फ करना और उनको डिस्ट्रॉय करना। फैगोसाइटिक सेल होने का मतलब क्या होता है? एक तो आपको पहले डिटेक्ट करना पड़ेगा, पहले पता लगाना पड़ेगा कि ये बाहरी पैथोजन है या नहीं। डिटेक्ट करने के बाद आपको इनगल्फ करना पड़ेगा उसको। पहले क्या करता है? डिटेक्ट करता है, डिटेक्ट करने के बाद इनगल्फ करता है, मतलब निगलता है, एंड देन इनगल्फ करने के बाद डिस्ट्रॉय करता है। ओके, ये 3 फेज में अपना काम कंप्लीट करता है। फर्स्ट डिटेक्ट, देन इनगल्फ, देन डिस्ट्रॉय। हो गया। अब ये किसको डिस्ट्रॉय करता है? पैथोजन को या फिर एपोप्टोटिक सेल्स को। किसको डिस्ट्रॉय करेगा? पैथोजेंस एंड एपोप्टोटिक सेल्स, पैथोजन एंड एपोप्टोटिक सेल्स। एपोप्टोटिक सेल्स मतलब वो वाले सेल्स जो एपोप्टोसिस में जा रहे हैं, मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्शन में जा रहे हैं, अपने आप को खुद डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। उन सेल्स को भी तो डाइजेस्ट करना ज़रूरी है, तो उन सेल्स को भी डाइजेस्ट करेगा, और जो फॉरेन पैथोजेंस आएंगे हमारे शरीर में डिजीज़ कॉज करने के लिए, उनको भी डाइजेस्ट करेगा या फिर डिस्ट्रॉय करेगा। ओके, आगे अपन बढ़ते हैं, आगे देखते हैं और पॉइंट्स कि मैक्रोफेजेस जो है वो बनते कैसे हैं, कहाँ से बनते हैं। तो हमने एक चीज़ देखी थी, मोनोसाइट्स। हमने जो पिछला वीडियो लेक्चर देखा था और उसमें एक फ्लो चार्ट हमने बनाया था, जो इम्यूनोलॉजी का पिछला वीडियो था उसमें एक फ्लो चार्ट हमने बनाया था। उस फ्लो चार्ट में हमने ये देखा कि जो मैक्रोफेजेस हैं वो कहाँ से निकल रहे हैं या किसके डिवीज़न से बन रहे हैं। मैक्रोफेजेस जो हैं वो मोनोसाइट्स के डिफ्रेंशिएशन से बनते हैं, formed by the differentiation of monocytes। मोनोसाइट्स के डिफ्रेंशिएशन से ये
बनते हैं। मैक्रोफाज जब मोनोसाइट डिफरेंशिएट होता है तो मैक्रोफाज में डिफरेंशिएट होता है। ओके, ये चीज़ तो आपको पता चल गई। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इसका जो है बहुत सारे अदर काम में भी रोल होता है मैक्रोफाजेस का। एक तो इम्यून सिस्टम को अलर्ट करने के लिए भी ये अलर्ट करने का भी काम करता है। इट ऑल्सो अलर्ट्स the immune system. It also alerts the immune system, मतलब इम्यून सिस्टम को अलर्ट करता है, सिग्नल प्रोवाइड करता है ताकि अदर इम्यून सेल्स भी एक्टिव हो जाएं या अदर इम्यून सिस्टम के भी जो पार्टिकल्स हैं वो एक्टिव हो जाएं। ओके, आगे अपन देखते हैं कि ये जो मैक्रोफाजेस है ये दो फॉर्म में पाए जा सकते हैं हमारे शरीर में, हमारे ब्लड स्ट्रीम में। एक तो फ्री फॉर्म में और दूसरे अटैच्ड फॉर्म में या फिक्स्ड फॉर्म में। दो फॉर्म में पाए जाएंगे। दे आर आइदर फ्री क्या? अब फ्री होंगे तो उसका मतलब क्या होगा, वो जो आपका ब्लड स्ट्रीम है उसी में ये फ्लो करते रहेंगे, ब्लड स्ट्रीम में ही फैले रहेंगे और ब्लड स्ट्रीम में ये सर्कुलेट रहेंगे। फ्री सर्कुलेटिंग इनटू ब्लड स्ट्रीम। ओके, फ्री सर्कुलेटिंग इनटू द ब्लड स्ट्रीम। और फ्री सर्कुलेटिंग नहीं रहेंगे तो बिकम फिक्स्ड इन डिफरेंट टिश्यूज। अगर फ्री सर्कुलेटिंग नहीं रहेंगे तो कुछ टिश्यूज हैं जिसमें फिक्स्ड रहेंगे, टिश्यूज के ऊपर फिक्स रहेंगे, वहीं पे ये सबस्ट्रेट के ऊपर अटैच्ड रहेंगे। और इसको मैं कंटिन्यू कर रहा हूं यहाँ पे, और फिक्स्ड ऑन डिफरेंट टिश्यूज। ओके, ये चीज़ तो पता चल गई। या तो फ्री फॉर्म में पाए जाएंगे आपके ब्लड में, ब्लड स्ट्रीम में ये फ्री फ्लोटिंग सर्कुलेशन करते रहेंगे, अदरवाइज ये किसी भी टिश्यू पे फिक्स फॉर्म में अटैच होके भी पाए जा सकते हैं। ओके, अब उसके बाद दे आर ऑल्सो एपीसीज। अब एपीसीज का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैं आपको एक बार और बता चुका हूँ पहले भी एपीसीज क्या होते हैं और इम्यूनोलॉजी में ही आपने पढ़ा है। So they also act as APCs. What is APCs? APCs are antigen presenting cells. एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, वो सेल्स जो एंटीजन को प्रेजेंट करते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि जब कोई भी फैगोसाइटिक सेल वो किसी पैथोजन को या किसी एंटीजन को इनगल्फ करता है तो उस एंटीजन का एक पोर्शन जो है वो अपने सेल सरफेस पे भेज देता है या फिर सेल सरफेस के बाहर निकाल के रखता है ताकि जो एंटीबॉडीज आए और जो इम्यून सेल्स आए वो आइडेंटिफाई कर पाए कि हाँ यही है फॉरेन पैथोजन और इस सेल ने इसको पकड़ के रखा हुआ है। तो वैसे सेल्स जो एंटीजन है उसके पर्टिकुलर बाइंडिंग साइट को अपने सरफेस पे शो करते हैं या अपने सरफेस पे प्रेजेंट करते हैं, वैसे सेल्स एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स होते हैं। ओके, ये चीज़ तो क्लियर है कि एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल भी होता है, मतलब एंटीजेंस को प्रेजेंट करता है अपने सेल सरफेस पे, उसकी बाइंडिंग साइट्स को प्रेजेंट करता है ताकि बाहर से जो भी हमारे शरीर के जो भी एंटीबॉडीज़ बने या फिर जो इम्यून सेल्स है वो आके उसको फाइंड आउट कर सके या टी सेल जो है तो उस पर अटैच हो सके। ओके, नेक्स्ट अपन आगे जाते हैं। ये प्रेजेंट करता है किसको? टी सेल को। दे ऑल्सो एक्ट एज एपीसीज एंड प्रेजेंट cells presents antigen to T cells. T cells को एंटीजन प्रेजेंट करता है या फिर शो करता है या फिर ट्रांसफर करता है। ओके, आगे अपन देखते हैं कि जो मैक्रोफेजेस हैं
वो कई बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स को भी आइडेंटिफाई करने में हेल्पफुल होते हैं। ओके, बैक्टीरियल प्रोडक्ट्स को आइडेंटिफाई करना मतलब कि जो बाहरी पैथोजन आया, अगर वो बैक्टीरिया हुआ तो उनके लिए एक पर्टिकुलर इसके पास सिस्टम होता है, उसके अलग अलग सब्सटेंसेस को या अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक मैकेनिज्म है जिसको अपन टोल लाइक रिसेप्टर बोलते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूँ, आई होप कि आपने कॉपी में नोट कर लिया होगा और इसको प्लीज़ आप साथ ही साथ नोट भी करते जाओ अपनी कॉपी में। ओके, सो बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए एक खास तरह का रिसेप्टर होता है, दैट इज टोल लाइक रिसेप्टर। ओके, टोल लाइक रिसेप्टर्स। अब ये टोल लाइक रिसेप्टर्स जो है, ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं कि कुछ स्पेसिफिक प्रोटीन्स या कुछ स्पेसिफिक पैथोजन के जो कंपोनेंट्स हैं वहाँ पे जाके बाइंड करने की एबिलिटी रखते हैं। ये TLR, टोल लाइक रिसेप्टर्स। ओके, ये जो टोल लाइक रिसेप्टर है, इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है कि कोई फॉरेन पैथोजन अगर आ रहा है उसके कुछ स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स हैं। स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स मतलब कोई शुगर मॉलिक्यूल उसके सरफेस पे प्रेजेंट हो, वहाँ पे बाइंड कर सकते हैं। उस फॉरेन पैथोजन का DNA है, वहाँ पे बाइंड कर सकते हैं। उस फॉरेन पैथोजन का RNA है, वहाँ पे बाइंड कर सकते हैं, दैट मीन्स जेनेटिक मटेरियल। उसके अलावा उस फॉरेन पैथोजन में अगर कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है, एनी एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन, किसी भी टाइप का एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन है, तो उन सब जगह पे ये बाइंड कर सकता है। टोल लाइक रिसेप्टर ये क्या करेंगे? बाइंड, मतलब जुड़ेंगे, अटैच होंगे। तो किसी भी फॉरेन पैथोजन का शुगर, ये शुगर है, DNA, RNA, एक्स्ट्रा सेलुलर प्रोटीन, ऐसा कोई भी पोर्शन जो कि सामने शो हो रहा हो, प्रेजेंट हो रहा हो, उस पर ये टोल लाइक रिसेप्टर्स बाइंड करके एक सिग्नल प्रोवाइड करेंगे बाकी के इम्यून सेल्स को, ताकि बाकी के जो इम्यून सेल्स हैं वो एक्टिव होके फंक्शन कर सकें। इसका आगे अपन इसके देखते हैं कि ये तो थी मैक्रोफेज के बारे में जनरल सी इंट्रोडक्शन, जनरल सी बातें। अब अपन देखते हैं कि जो इनका स्ट्रक्चर है वो क्या है। मैक्रोफेज की अगर अपन बात करें तो जनरली इनकी जो साइज़ है वो अपन नियर अबाउट 20 माइक्रोमीटर के आसपास मानते हैं। ओके, तो स्ट्रक्चर की अगर बात करें तो जो इनका साइज़ है वो आप मान के चलो 15 to 21 माइक्रोमीटर। ओके, 15 to 21 माइक्रोमीटर मान के चलो। ये जो है डिफरेंट शेप में आते हैं, डिफरेंट साइज में आते हैं। दे आर जनरली राउंड, साइज तो हो गया 15 to 21 माइक्रोमीटर। दे आर राउंड सेल। उसके आगे इनके अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं, मतलब कि इनके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं। तो इनके अंदर ऑर्गेनल्स, एक तो साइटोप्लाज्म जो कि इनका लिक्विड है, साइटोप्लाज्म जो है उनके अंदर फ्लूइड जो है वो तो पाया ही जाता है। उसके साथ साथ RER, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो RER है, मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच्ड राइबोसोम भी पाया जाएगा और फ्री भी राइबोसोम पाया जाएगा, फ्रीली स्कैटर्ड इनटू द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में स्कैटर किया हुआ राइबोसोम भी पाया जाएगा। ओके, और उसके बाद अपन देखते हैं ये सेंटर में पाए जाएंगे। जो राइबोसोम्स होंगे ये सेंटर में पाए जाएंगे, क्योंकि जो पेरिफेरल होता है, जो साइड का एरिया जो होता है ना, वो हमेशा सर्कुलर मूवमेंट के अंदर होता है। ये जो मैक्रोफाज है, ऐसा है मैक्रोफाज। तो जो राइबोसोम होगा वो सेंटर में पाए जाएंगे, हमेशा सेंटर में इसलिए पाए जाएंगे क्योंकि ये जो आउटर लेयर है, ये जो आउटर पोर्शन है, ये हमेशा कंटिन्यूअस मूवमेंट करता रहता है। ओके, ये कंटिन्यूअस मूवमेंट करता रहेगा, इसलिए राइबोसोम आउटर लेयर पे राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होते, इनर सर्कल में अंदर सेंटर में रहते हैं। ओके, ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी आई होप।
नेक्स्ट अपन देखते हैं कि इनका जो किलिंग मैकेनिज्म है, मतलब किस तरह से एक्टिव होते हैं और किस तरह से जो मॉलिक्यूल या कोई भी फॉरेन पैथोजन है उसको इनगल्फ करते हैं, उसका एक्चुअल मैकेनिज्म है क्या। ओके, उसके बारे में अपन देखते हैं, मैक्रोफेजेस के बारे में। किलिंग मैकेनिज्म या फिर आप बोलो एक्टिवेशन मैकेनिज्म, वर्किंग मैकेनिज्म मैं लिखता हूं, वर्किंग मैकेनिज्म। किस मैकेनिज्म पे ये वर्क करते हैं। ओके, तो वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में अपन देखें तो ये कहाँ से निकल के आते हैं, ये जो सेल्स हैं आपके मैक्रोफेजेस वो मोनोसाइट से ही आते हैं ना। ओके, मोनोसाइट से आते हैं, तो मोनोसाइट से ये डेवलप हुए, मोनोसाइट से डेवलप होने के बाद ये एंटर करते हैं इन्फ्लेम्ड टिश्यू, वैसा टिश्यू जो कि अटैक्ड है, जिसके ऊपर अटैक हुआ है, वैसा टिश्यू जो कि अंडर प्रोसेस चल रहा है, या फिर जिसके अंदर एंटीजन है या जिसके ऊपर काम करना है वो टिश्यू, या बोलो बीमार टिश्यू जो है, वहाँ पे एंटर करते हैं मोनोसाइट। जब मोनोसाइट एंटर करते हैं तो ये फिर इन्फ्लेम्ड टिश्यू है, बीमार है एक तरह से, एक न एक यहाँ पे इन्फ्लामेशन क्या होता है, एक सिग्नल होता है। हमारे शरीर अगर बीमार पड़ता है तो या तो हमारा शरीर रेड पड़ता है, गर्म होता है, स्वेटिंग होती है, वो क्या एक तरह से इन्फ्लामेशन ही है ना। तो इन्फ्लेम्ड टिश्यू में पहुँचते हैं जब मोनोसाइट्स, तो इन्फ्लेम्ड टिश्यू में पहुँचने के बाद इनको क्या होता है, स्टिमुलस मिलता है, गेट इन्फ्लेम्ड या इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस, इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस या स्टिमुलाई आप बोल सकते हो, इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलस या इन्फ्लेमेटरी स्टिमुलाई। अब जब स्टिमुलाई मिल गया, स्टिमुलाई का मतलब एक मैसेज मिल गया, उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं मैक्रोफाजेस में। आफ्टर गेटिंग द स्टिमुलाई get converted into inflammatory macrophage, gets converted into inflammatory macrophage। ओके, जैसे ही स्टिमुलाई मिलता है, मैसेज मिलता है कि ये जो टिश्यू है ये अटैक किया हुआ, मतलब ये जो टिश्यू है ये बीमार है, तो फिर यहाँ से जो कन्वर्ट हो जाते हैं मोनोसाइट किसमें, मैक्रोफाजेस में, इन्फ्लामेटरी मैक्रोफाजेस में। अब इन्फ्लामेटरी मैक्रोफाजेस में जब ये कन्वर्ट हो जाते हैं, उसके बाद फर्दर आगे अपन देखें तो इन्फ्लामेटरी स्टिमुलस के कारण जब मैक्रोफाज कन्वर्ट हो जाते हैं, मैक्रोफाज बन जाते हैं मोनोसाइट, उसके बाद क्या होता है, अब इसके बाद जो है ये एक्टिवेटेड मैक्रोफाज में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे ये बन जाएंगे एक्टिवेटेड मैक्रोफाज। ओके, यहाँ पे ये बन गए एक्टिवेटेड मैक्रोफाज। अपन ने मोनोसाइट से शुरुआत की थी, मोनोसाइट से डिवीजन होते होते अब यहाँ पे एक्टिवेटेड मैक्रोफाज बन चुका है। अब एक्टिवेटेड मैक्रोफाज का फंक्शन क्या होता है ये सबको पता है। एक्टिवेटेड मैक्रोफाज जब बनेगा तो ये क्या करेगा, फॉरेन पैथोजन पे अटैक करेगा और उसको क्या कर लेगा, एनगल्फ्स द फॉरेन पैथोजन। अब मैं इस चीज़ को यहाँ मेंशन नहीं कर रहा हूँ, पर जब मैक्रोफाज फॉरेन पैथोजन पे एंटर करता है, एक चीज़ और याद रखना कि मैक्रोफाज का जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था उसमें जितने भी मैंने पार्ट्स बताए थे उसमें एक पार्ट है लाइसोसोम। लाइसोसोम, यहाँ पे लाइसोसोम का फंक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इनगल्फ जब कर लेता है फॉरेन पैथोजन को मैक्रोफाज, मैक्रोफाज ने अपने अंदर इनगल्फ कर लिया, निगल लिया उस फॉरेन पैथोजन को। अब उसको निगलने के बाद ये जो लाइसोसोम है ये एंजाइम सिक्रीट करता है ताकि वो जो पैथोजन है वो मर सके। ओके, तो जब एंजाइम सिक्रीट हो जाता है, एसिडिक इन्वायरमेंट मिलता है, एसिडिक यहाँ पे जो इनगल्फ करता है पैथोजन को, तो अंदर का एनवायरनमेंट एसिडिक हो जाता है और वो पैथोजन मर जाता है। ओके, तो यहाँ तो हो गया, इनगल्फ हो गया फॉरेन पैथोजन, और फॉरेन पैथोजन जब इनगल्फ हो गया तो फिर फाइनली क्या होता है, बैक्टीरियल या फिर कोई भी फॉरेन पैथोजन हो
मैं यहाँ पे बैक्टीरिया लेके चल रहा हूँ, बैक्टीरियल डेथ या किलिंग। ओके, ये हो गई डेथ इसकी, बैक्टीरिया मर गया, जो फॉरेन पैथोजन आया था। तो मैक्रोफेज जो है ये उसका होता है पूरा एक फंक्शनल यूनिट, ये उसका एक मैकेनिज्म है जो चलता रहता है कि मोनोसाइट से वो डिवाइड होता है और जब कोई स्टिमुलस मिलता है तो वो मैक्रोफाज में कन्वर्ट होता है, इनगल्फ करता है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, तो फॉरेन पैथोजन मर जाता है। और फाइनली जब फॉरेन पैथोजन मर जाता है तो हमारे शरीर को जो बीमारी होने की संभावना होती है वो पूरी तरह से डाउन हो जाती है, पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। ओके, तो ये तो बेसिक था आपका मैक्रोफाज के मैकेनिज्म के बारे में, वर्किंग मैकेनिज्म के बारे में। अब फाइनल टॉपिक अपन मैक्रोफेज का देखते हैं कि इसका फंक्शन क्या है बेसिक, मतलब फंक्शन तो हम लोगों ने पढ़ ही लिया एक तरह से, तो उसको एक बार हम एक पॉइंट में देख लेते हैं कि एक्चुअल फंक्शंस हैं क्या क्या। और मैक्रोफेजेस जो हैं वो अलग अलग जगहों पे पाए जो जाते हैं हमारे शरीर में, तो उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो वो कौन कौन से नाम हैं और अलग अलग पार्ट्स में क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं उसके बारे में भी हम थोड़ा जान लेते हैं। ओके, वर्किंग मैकेनिज्म की जगह नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द फंक्शंस ऑफ मैक्रोफेजेस। फंक्शंस, ओके, अब फंक्शंस के बारे में अपन देखें तो मैक्रोफेजेस जो हैं अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं और बॉडी के किस पार्ट में पाए जा रहे हैं और क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उसके आधार पे इनके अलग अलग नाम होते हैं। ओके, फर्स्ट अपन देखते हैं एल्वियोलर मैक्रोफेज। एल्वियोलर है मतलब कहाँ पाया जाएगा, एल्वियोलाई में पाया जाएगा। एल्वियोलाई कहाँ पे होता है, लंग्स, तो लंग्स एल्वियोलाई में पाया जाएगा। और यहाँ पे ये क्या करेगा, स्मॉल पार्टिकल्स का फैगोसाइटिस करेगा, फैगोसाइटोसिस करेगा। डेड सेल या डेड बैक्टीरिया है उन सबको क्या कहते हैं, इनगल्फ करेगा। और वहाँ पे अगर कोई किसी भी टाइप का इंफॉर्मेशन अगर चाहिए या किसी भी टाइप का वहाँ पे आपको क्या कहते हैं, किसी भी टाइप का इन्फ्लामेशन होता है या किसी भी टाइप का फॉरेन पैथोजन वहाँ पे अटैक करता है तो वहाँ पे इम्यून सिस्टम जो है वो इनिशिएट करेगा इम्यून रिस्पॉन्स, रेस्पिरेटरी पैथोजन के खिलाफ इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। ओके, ये चीज़ समझ में आई। स्मॉल पैथोजेंस को वहाँ पे किल करेगा, इनगल्फ करेगा। और किसी भी टाइप का रेस्पिरेटरी सिंड्रोम होता है या रेस्पिरेशन में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है या फॉरेन पार्टिकल अगर एंटर करता है तो वहाँ पे इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेगा। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं कफर सेल्स। कफर सेल्स, अब इसके बारे में अपन देखें तो ये लिवर में पाया जाएगा और लिवर में फाउंड इन लिवर। और हिपैटिक सेल्स जो होंगे, जितने भी हिपैटिक टिश्यूज़ होंगे उसमें उनकी रीमॉडलिंग की जाएगी वहाँ पे। एक तो इम्यून रिस्पॉन्स इनिशिएट तो करेंगे यहाँ पे, बट मेन फंक्शन इज रीमॉडलिंग ऑफ हेपेटिक टिश्यूज। ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स तो क्रिएट करेंगे ही यहाँ पे, उसके साथ ही साथ रीमॉडलिंग ऑफ हेपेटिक टिश्यू भी करेंगे। यहाँ भी इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करेंगे और रेस्पिरेशन से रिलेटेड कोई भी पैथोजन आएगा उसके लिए स्पेशली इम्यून रिस्पॉन्स ये जनरेट करेंगे। नेक्स्ट अपन देखते हैं माइक्रोग्लिया। माइक्रोग्लिया कहाँ प्रेजेंट होगा, सीएनएस में, आपके ब्रेन में, मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सीएनएस में शॉर्ट में लिख रहा हूँ, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होंगे माइक्रोग्लिया। ये भी आपके एक टाइप के क्या हैं, मैक्रोफाजेज हैं। मैक्रोफाजेज मतलब फैगोसाइटिक सेल्स हैं। ये क्या करेंगे, जो ओल्ड या फिर डेड न्यूरॉन्स होंगे उनको एलिमिनेट करेंगे, हटाएंगे। एलिमिनेशन ऑफ ओल्ड या फिर डेड न्यूरॉन्स, पुराने या फिर जो मर गए न्यूरॉन्स, जो डेड हो गए, कोई फंक्शनल नहीं है, उनको एलिमिनेट करेंगे। ओके, उसके आगे ब्रेन में इम्यूनिटी को ये कंट्रोल, इम्यूनिटी इन ब्रेन में जो इम्यूनिटी होगी उसके जो भी वर्किंग मैकेनिज्म होगा उसको कंट्रोल करेंगे। और फाइनल होता है फोर्थ, स्प्लेनिक मैक्रोफाजेस। स्प्लेनिक मैक्रोफाज
स्प्लेनिक मैक्रोफाज का क्या फंक्शन होता है और ये कहाँ होता है? स्प्लीन में होगा और ओल्ड आरबीसी को एलिमिनेट करेगा। कहाँ पाया जाएगा? स्प्लीन में, और एलिमिनेट्स और डिसफंक्शनल, एलिमिनेशन ऑफ डिसफंक्शनल बोलो या ओल्ड बोल दो, ओल्ड डिसफंक्शनल और ओल्ड आरबीसीज। ओके, यहाँ पे आरबीसीज की मॉडिफिकेशन चलती है स्प्लीन में, तो जो डिसफंक्शनल मतलब कोई फंक्शन नहीं कर रहे हैं या फिर ओल्ड हो गया, आरबीसी का आपको पता है कि 120 दिन लाइफ स्पैन होती है आरबीसी की, 120 डेज आरबीसी की लाइफ स्पैन होती है। जब ये 120 डेज हो जाते हैं तो फिर वो किसी काम के नहीं रहते, वो आरबीसीज जो है ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकते। तो जब वो ऑक्सीजन कैरी नहीं कर सकते तो हमारे शरीर में फिर उनका इतना कोई फंक्शन है नहीं, तो इसलिए उनको एलिमिनेट करने के लिए भी स्प्लीन में स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस होते हैं जो कि एलिमिनेट करते हैं जो स्प्लीन में ओल्ड आरबीसीज होते हैं या फिर डिसफंक्शनल आरबीसीज होते हैं उनको। तो ये तो आपको बेसिक फंक्शन भी समझ में आ गया मैक्रोफेजेस का। एक चीज़ तो हमेशा याद रखो कि ये जो है सेल सिग्नलिंग या फिर आप बोलो कि इम्यून रिस्पॉन्स का इंडक्शन करते हैं, इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं ताकि बाकी सेल्स भी आ सके। दूसरी चीज़, ये फैगोसाइटिक सेल्स हैं तो किसी भी फॉरेन पैथोजन को इनगल्फ कर लेते हैं, कई जगह इम्यून रिस्पॉन्स क्रिएट करते हैं और कई जगह डायरेक्ट किलिंग भी करते हैं। तो ये तो बेसिक फंक्शन हो गया इसका। इम्यून सेल्स का पहला सेल मैक्रोफेजेस, ये इतना ही था। आपके सिलेबस में ये इतना ही दे रखा है और आपके एग्जाम के लिए ये सफिशिएंट है। अगर आपको मैक्रोफेजेस के बारे में स्पेसिफिकली इसके बारे में पूछा जाए तो इतना सफिशिएंट है। अगर आप इसके स्ट्रक्चर के बारे में लिख दो, आप इसके फंक्शन के बारे में बता दो कि क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, इसका ओरिजिनेट कहाँ से ओरिजिनेट हुए हैं, मोनोसाइट से, उसके बाद आप बता दो कि इनका फंक्शनल और एक्टिवेशन मैकेनिज्म क्या है, मोनोसाइट्स कैसे इन्फ्लेम्ड सेल टिश्यूज में जाता है और कैसे ये जो मैक्रोफेजेस है वो एक्टिवेट होते हैं। तो ये सारी मैकेनिज्म अगर आप लिख दोगे तो फिर आराम से आपको नंबर मिल जाएंगे। और मैक्रोफेज के बारे में इतना अगर आपको नॉलेज हो जाए और ये चीज़ें आपको याद हो जाए तो आपके लिए मोर देन इनफ है किसी भी एग्जाम के लिए, चाहे वो ग्रेजुएशन का एग्जाम हो या कोई भी एग्जाम हो, आपके लिए ये मोर देन इनफ है और आप किसी भी टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसके साथ साथ आपको पता ही होगा कि इम्यूनोलॉजी के साथ साथ हमारा एनवायरमेंटल बायोलॉजी का भी एक नया वीडियो सीरीज स्टार्ट हुआ है। तो आप चाहें तो उस वीडियो सीरीज को भी फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके उस वीडियो को भी फॉलो करें, क्योंकि ये दोनों जो टॉपिक हैं वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा मायने रखते हैं और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो आप आज का वीडियो मैक्रोफेजेस का इतना ही है, इस वीडियो को हम ओवर करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।